हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों हम फिर से एक नया चैप्टर नई ऊर्जा के साथ हम जो है लेके आए हैं। चैप्टर नंबर हमारा 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम बहुत लिमिटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू मतलब सिंपली थ्योरेटिकल और डेरिवेशन को हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट हम अलग से डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमारे वीडियो में बोलते आए हैं। तो उसी तरह से दोस्तों जैसे आपने पिछली वीडियो को सपोर्ट किया था, उम्मीद है इस वीडियो को भी आप सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब सब कुछ आप उम्मीद है करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा एक सबसे पहले और जो आसान सा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट पे मैं बेसिक चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा, जो काम की चीज़ है उस पर हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने की रेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसको हम सिंपली कैपिटल आई या स्मॉल आई से शो करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसी को अगर थोड़ा सा और सही से करें तो डी क्यू अपॉन डी टी। तो इसके अलग अलग टाइप बन जाते हैं हमारे पास। अब आइए इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है, कैसे पूछ लिया जाता है 2 नंबर का, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। इस पे अभी तक आया नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि आ सकता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से। कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। अब आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी है, मतलब मैं क्या करूँ, इसका डिफरेंशिएट कर दूँ। अगर मुझे करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम जो है विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? टाइम के रेस्पेक्ट में किसको करेंगे? चार्ज। तो हमें क्या मिलेगा? करंट। एंड सेकंड है, हमें याद रखना होगा, मान लो अगर ग्राफ दिया है तो स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ, हमारे पास जो क्यूटी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना होगा तो भी हमें करंट मिलेगा, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं दोस्तों? टेन थीटा बोलते हैं। तो हमें यहाँ बहुत ध्यान से, पहले डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरे में हमने स्लोप निकाल दिया। तीसरा केस समझिए। इसी के बाद अगर हम तीसरे की बात करें, आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। अगर हम डी क्यू निकालना चाहें तो आई डी टी होगा, और मुझे चार्ज चाहिए तो मैं इसका क्या कर दूंगा? आई डी टी। मतलब मैं अगर इस पार्ट का डिफ्रेंशिएट के बजाय अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, इंटीग्रेट ऑफ आई टी, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तब मुझे क्या मिलेगा? चार्ज मिलेगा। क्या? चार्ज। एंड सेकंड केस, ये पढ़े होंगे आप लोग, अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ, और तब भी मुझे क्या मिलेगा? चार्ज। तो दोस्तों ये तरीके हैं अलग अलग मेथड से हाउ टू सॉल्व करंट एंड चार्ज के। हम अलग अलग मेथड से कैसे कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो अलग अलग अप्रोच के क्वेश्चन आए हैं इनको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, तो उसके लिए ये था। इस करंट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, और इसको बोलते हैं जहाँ डेल्टा लग जाए मतलब एवरेज करंट, और जहाँ डी क्यू अपॉन डी टी आ जाए मतलब किसी स्टेंट पर हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम करंट पूछ रहा है। दूसरी चीज, करंट की बात की जाए तो करंट कैसी क्वांटिटी होगी दोस्तों? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या बोलेंगे? स्केलर। और साथ के साथ कैसी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है ये किसी और से मिलकर नहीं बनी होती है, खुद अपने आप में एक सेपरेट यूनिट होती है। जैसे मास, लेंथ, टाइम अगर याद हो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ करती थी, उसी तरह से ये भी एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इसके अलावा अब बात आती है ये स्केलर क्यों है? क्या चीज? ये स्केलर क्यों है? क्योंकि अगर आप ध्यान से समझो, आई के पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये क्या है? हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है फिर भी। लेकिन वेक्टर की जो डेफिनेशन है एक्चुअल में, हम जब 9th तक पढ़ते हैं तो 9th में ये चीज़ें हमारे लिए बहुत कॉमन हो जाती हैं कि सिंपली बोल सकते हैं कि वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन 9th क्लास तक, लेकिन 11th और 12th में आके ये चीज़ें डेफिनेशन बदल जाती है कि जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, साथ ही साथ वो किसको फॉलो करें? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। समझिए, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं होके स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इस स्केलर क्वांटिटी को हम वेक्टर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? उसके लिए एक फंडा है, उसको टर्म को बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। क्या बोलेंगे दोस्तों? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम जे से शो करते हैं, आई अपॉन ए।
तो हम यहाँ बोल सकते हैं I इक्वल टू जे डॉट ए, क्योंकि हमें मालूम है जे क्या है, करंट डेंसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी एंड और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा हमें देता है स्केलर क्वांटिटी। इस वजह से आई भी क्या हमारी स्केलर क्वांटिटी है। जे का सिंबल है करंट डेंसिटी, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, आई, और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन देखो आई की क्या हो गई ए, और मीटर की होती है एल, और एल 2 तो एल माइनस 2। तो ये बन जाएगी हमारी डायमेंशन किसकी, करंट डेंसिटी की। तो दोस्तों इस तरह के ये छोटे छोटे टॉपिक थे जो हमें डिस्कस करने थे। अब इसके आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको हम देखेंगे इसी के बाद। तो आइए दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दोस्तों इसमें हमें टॉपिक को समझना है, तो समझने के लिए मान लो मेरे पास एक वायर है, इस वायर की मैंने क्या मान ली, लेंथ को एल मान लिया। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं। इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसमें से आई करंट जा रही है, ये हमारे पास बी है, तो इसी के अलोंग हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसकी लेंथ को कितना मान लिया, एल। तो ये जो इस तरह का जो प्रोसीजर है, ये हमारे पास क्या हो गई, आई हमारी इस तरह से सर्किट के अंदर फ्लो हो गई। तो ध्यान से समझिए, मैंने पूछा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसकी एक शॉर्टकट मेथड बता दूं जिन बच्चों को नहीं मालूम है। आई इक्वल टू एक फार्मूला होता है बीना। जी हाँ, हमें याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है बीना, और बीना को ध्यान रख लेना, BDENA, इस तरह से हम इसे शो करते हैं। BD मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एंड एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शनल। हमारे ये सरफेस है, उस सरफेस के अलोंग जो एरिया होगा उसे हम ए से शो करेंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद हम आगे अपने पॉइंट पर आते हैं कि कैसे कैसे हमें ये सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझिए, स्मॉल एन है, स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इट मीन्स सिंपली एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन बी। अगर मुझे कैपिटल एन चाहिए तो एन इंटू क्या कर दूंगा, बी, और बी को अगर ध्यान से समझो तो एरिया इंटू लेंथ होती है। समझो कि कितने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो बताएगा कैपिटल एन। तो कैपिटल है एन इंटू बी, बी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, ये आया कैपिटल एन। तो चार्ज की बात आती है, तो चार्ज कैसे निकालते हैं, याद करो, Q इक्वल टू एन ई। तो एन की वैल्यू हमने देखी अभी, एन ए इंटू एल इंटू ई। तो इसे सही से सोल्व करोगे, एन ई ए एल। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, चार्ज की। अब ये आई वैल्यू चार्ज की, चार्ज मतलब Q इक्वल टू एन ई ए एल आया। अब आगे समझो कहानी, इलेक्ट्रिक करंट का एक रिलेशन आपने पढ़ा है, अगर ध्यान हो, करंट बराबर होता है Q इक्वल टू आई टी। तो I इक्वल टू हो जाएगा आपके पास Q अपॉन टी। क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q अपॉन टी, और Q की वैल्यू ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, NeAl अपॉन टी। तो ये आया हमारे पास करंट की इक्वेशन, लेकिन अभी डेराइव खत्म नहीं हुआ है। बहुत ध्यान से, हमारे पास डेराइव नहीं, लेकिन एज वी नो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और सोचो स्पीड कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी है एल, और टाइम कितना है टी। तो टी इक्वल टू एल अपॉन बी डी। ये वैल्यू टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो आई इक्वल टू एन ई ए एल अपॉन टाइम की जगह एल अपॉन बी डी। एल से एल, बी डी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा बी डी ई एन ए। यही रिलेशन तो आपसे पूछा है,
यही रिलेशन आपसे क्या किया, पूछा है, आई इक्वल टू बी ना। तो इस तरह से हमारी ये डेराइव फिनिश होता है। तो दोस्तों हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम समझेंगे बहुत ध्यान से। ओम्स लॉ क्लास 10th की याद है, क्लास 10th की याद है। ओम्स लॉ में आपको मालूम है कि अगर मान लो एक कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, इसके वोल्टेज B है, इसमें करंट I है, तो क्या होता था, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होता था, करंट था। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो R कांस्टेंट आएगा। तो V इक्वल टू हमारे पास क्या बना, IR। तो V इक्वल टू IR, वेयर जहाँ R क्या हमारे पास रेजिस्टेंस है, क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस, वेयर R इक्वल टू रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट क्या हुआ करती थी, अगर याद हो तो इसकी यूनिट होती है हमारे पास ओम, जिसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से। तो इसी में आगे अगर हमको ध्यान से समझे, अभी इस टॉपिक में अगर हम चीज़ें समझे, एक होता है डेराइव, वो डेराइव उतना खास देखा नहीं गया, एक आध बार पूछा गया है। और उस डेराइव का अगर मैं आपको एक रिलेशन अगर देखें, तो रिलेशन को अगर हम समझना चाहें तो वो रिलेशन उसमें आता था। इसमें अभी एक और चर्चा कर लेते हैं कि मान लो R इक्वल टू क्या आया फॉर्मूला, B/I। R इक्वल टू B/I। अगर सोचो मैं B को चेंज करूँगा तो बी, और मान लो बी और आई को मैंने चेंज किया तो आर हमारा क्या होगा, इस चीज़ को समझो, खुद सोचो। बी बढ़ेगा तो आई भी चेंज होगा, और बी और आई चेंज होंगे तो आर भी चेंज नहीं होगा। बहुत ध्यान से, आर कैसी कांस्टेंट, आर है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, और आर कांस्टेंट वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू, और रेजिस्टेंस वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होती। इस वजह से आर इक्वल टू होता है B/I, और बी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट। बी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, बी घटेगा तो आई घटेगा, लेकिन आर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ध्यान से हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इसी के बाद अगला जो टॉपिक अभी पेपर में भी ये पूछा जा चुका है, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर बहुत आसान है ये। ओमिक, देखो ओम्स लॉ एक लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं हो सकता। ओम्स लॉ ये नहीं है कि मन करे जहां हम लगा सकते हैं। ओम्स लॉ लिमिटेशन है, उसकी कुछ कमियां हैं। तो ओम्स लॉ, ओमिक कंडक्टर वो होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। फॉलो ओम्स लॉ, फॉलो ओम्स लॉ। और इसका जो ग्राफ बनता है वो इसी तरह से बनता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये बी और ये आई। तो बी और आई का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर वायर हो, ये जो फॉलो करेगा ये कॉपर वायर को फॉलो करेगा। अगर यही चीज़ नॉन ओमिक कंडक्टर में बोले तो नॉन ओमिक कंडक्टर क्या, कुछ समय तक तो ये ओम्स लॉ फॉलो करता है, उसके बाद ये ग्राफ को क्या पलट देता है, बिल्कुल चेंज कर देता है ग्राफ को, एक कर्वनुमा बना देता है। और जब ये ग्राफ को कर्वनुमा बनाएगा तो देखो इसकी एक इक्वेशन है दोस्तों, मैं उसको देख के बताऊं आपको। तो इसकी इक्वेशन क्या है, आई इक्वल टू के बी की पावर 9/2। ये इक्वेशन नॉर्मली हमें याद नहीं होती, लेकिन ग्राफ कैसे बनता है वो इसी बेस के ऊपर बनेगा। ये बी हो जाएगा हमारे पास, ये आई हो जाएगा। तो बी और आई के बीच में एक ग्राफ बनता है। और याद रखना, एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है किस पर, आर टी इक्वल टू आर नोड 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के रिलेशन पर, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, वेयर जहाँ आर टी डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, आर 0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रेजिस्टेंस, 1 अल्फा क्या है कोफिशिएंट, और डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, हमारे टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होगा। तो दोस्तों चलते हैं फिर अपने अगले एक और वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो दोस्तों हमें मालूम है, देखो हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन उस पर न्यूमेरिकल ना करें तो अच्छा होगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड किरचॉफ्स लॉ पे न्यूमेरिकल जरूर करना है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी आएगा टॉपिक हमारा। और उससे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करते हैं। सेल का मतलब होता है उसके पास खुद का एक तो रेजिस्टेंस होता है और खुद के वोल्टेज होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और
हमारे पास ईएमएफ होता है। अब उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं सेल्स के, और सेल्स के दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर याद हो आपको, और दूसरा होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। वन बाई वन इन दोनों को हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसके रिगार्डिंग फार्मूला क्या आएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसके रिगार्डिंग क्या फार्मूला आएगा। तो देखते हैं वन बाई वन दोस्तों। सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए, मान लो हमारे पास इस तरह का एक सेल है, फिर यहाँ से दूसरा सेल लगाएंगे, तो ये हमारे पास मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका नाम E1 दे दिया, इसको E2 दे दिया, ये R1 है और ये R2 है। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से सामने इसको सामने देखो और ध्यान से समझो। हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ए और बी, ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, R2, इस पूरे को हम सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सेल बोलेंगे। सेम केस ये भी क्या एक सेल है। सेल का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो इसकी कहानी, मान लो मेरे पास करंट की डायरेक्शन मैंने इधर से मान ली आई से, ऐसे करंट मेरी फ्लो हो रही है। अब ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो हमेशा करंट जो फ्लो होती है हमेशा हाई से लो होती है। जो हाई है उसको हमने साइन दे दिया प्लस का, और जो लो है उसको माइनस का, तो ये प्लस ये माइनस। और बैटरी को हम जानते हैं, बड़ी प्लेट को हम कौन सा साइन देते हैं, बड़ी प्लेट को प्लस माइनस, बड़ी प्लेट को प्लस और छोटी प्लेट को माइनस साइन देते हैं। अब जब छोटी को माइनस और बड़ी को प्लस देते हैं तो बहुत ध्यान से समझना। अब इसके अलोंग करंट कितनी है आई, तो इसके अलोंग रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा आई R2, और इसके अलोंग हो जाएगा आई R1। अब इसके अलोंग हमें एक क्या चाहिए, इक्विवेलेंट फार्मूला चाहिए। तो इक्विवेलेंट फार्मूला को हम लगा लेते हैं। तो हमें मालूम है कि ए पर पोटेंशियल ए है और बी पर पोटेंशियल बी है। मान लिया सपोज ए पर पोटेंशियल ए है और बी पर पोटेंशियल बी है, तो आप देखो मैं ऐसे चल रहा हूं, मेरा जो पाथ का रास्ता है वो कुछ इस तरह से। तो पहले क्या पड़ा, ए प्लस से किधर जा रहे हैं, प्लस से माइनस, तो माइनस का E1, देखो ये साइन किसका है, माइनस का, ये किसका है, प्लस। माइनस से किधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस, तो प्लस का आई R1, प्लस से माइनस E2, माइनस से प्लस आई R2, फाइनली कहाँ पहुँचे, BB पर। इस BB को हम कहाँ ले आए, इधर, तो BA माइनस का BB, और E1 E2 को कहाँ ले जाएंगे, उधर, E1 प्लस E2, माइनस आई कॉमन लोगे तो R1 प्लस R2। ध्यान से समझो, E1 और E2 दोनों माइनस के, तो उधर जाने पर किसके होंगे, प्लस के। और I1 आई R1 और आई R2 दोनों में से आई कॉमन ले लो, बचा क्या, R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 किधर ले जाओ, इधर, तो माइनस का आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम बोल सकते हैं डेल्टा B इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस का आई R1 प्लस R2। तो दोस्तों इसको देखें, अगर ये हमें दिखाई ना दे तो हम इसको एक बार ऊपर लिख देते हैं। तो डेल्टा B इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। अब कंपेयर करेंगे एक इक्वेशन से, मान लो डेल्टा B इक्वल टू इक्विवेलेंट माइनस का आई R इक्विवेलेंट। इस इक्वेशन से उस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, कंपेरिजन करूंगा। जब कंपेरिजन करूंगा तो कैसे, कंपेरिजन को समझो, मेरा इक्विवेलेंट है, ये क्या है, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट को चाहिए तो R1 प्लस R2। सपोज इफ सभी की वैल्यू क्या हो, सेम हो, En, सब की वैल्यू क्या होगी, E। अगर मान लो N रेजिस्टेंस है तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी N टाइम्स ऑफ E। क्या आ जाएगी, N टाइम्स ऑफ E। अगर मान लो R1, सेकेंड केस, अगर R1 R2 सभी की वैल्यू क्या है, Rn, मतलब सभी की वैल्यू क्या सेम है, और N रेजिस्टेंस हो, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी N टाइम्स ऑफ R। अगर इन वैल्यू को मैं यहाँ रखना चाहूँ कि भैया मेरे पास मान लो N है, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा NE माइनस का I NR। तो ये फॉर्मूला हमारा जनरेट होगा किस कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक की तरफ आइए दोस्तों, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन पूछ लेता है बोर्ड में, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया कॉम्बिनेशन, इसमें एन और जोड़ देना, एन में खा जाता हूँ बीच बीच में कभी कभार, तो देख लेना अपने हिसाब से। कॉम्बिनेशन कहीं लटक जाओ इसी पे, कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग सही नहीं है तो अब सही है, वैसे टेंशन मत लो। हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने 2 सेल लिए। अब ये मत कहना कि 2 ही सेल क्यों लिए, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि बाद में हम कितने भी सेल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे आसान है कि उसको जो है जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें। अब हमारे पास मान लो ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है और ये R2 है। इसको हमने A नाम दे दिया और इसको हमने B नाम दे दिया। यहाँ से करंट है I, तो 2 हिस्सों में बटेगी, एक तो I1 में बटेगी और दूसरी I2 में बटेगी। प्लस से माइनस, क्योंकि बड़ी प्लेट है तो करंट को हम उल्टा मान लेते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ऐसे करंट मान लो I है, तो इधर से हमने I1 मान लिया, इधर हमारी I2, तो प्लस से कहाँ माइनस, प्लस से कहाँ माइनस, जैसे अभी हमने किया था उसी प्रोसेस से हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से I मिल जाएगी। तो अब इसमें समझो आप आगे की पॉइंट को कि इसके अलावा अगर हमें वोल्टेज चाहिए तो बताओ क्या लिखूंगा, I2 R2, इसके अलावा I1 R1। बहुत सिंपल सा है। अगर मुझे पाथ चाहिए तो मैं ऐसे चलूँ पाथ को, ऐसे, तो दोनों देखो 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों को हम 1 बाई 1 सॉल्व कर लें। अगर आप देखो तो जो करंट है सामने, देखो हमारे पास जो करंट है वो I इक्वल टू क्या आ गई, I1 प्लस I2। अब मुझे क्या है, इंडिविजुअली कैलकुलेट करनी है वैल्यू। मुझे ध्यान से समझो, मुझे जो है इंडिविजुअली वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इंडिविजुअल वैल्यू के लिए मुझे साइड में आना पड़ेगा, तो मुझे I1 चाहिए। और I1 के लिए तुम देखो, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सामने, मैं इस पे चर्चा करूंगा, इस पे पहले ऊपर वाले पे, ठीक है। ऊपर वाले पे इक्वेशन जैसे अभी हमने उसमें लिखी थी वैसे ही। तो पहले मैं किस पे गया, ए पर, प्लस से किधर जा रहा हूं, माइनस, माइनस से किधर जा रहा हूं, प्लस, फाइनली कहां पहुंचा, बीबी पर। तो इधर देखो, बी ए को मैं इधर ले जाऊं, बीबी को किधर ले जाऊं, इधर। मुझे सिंपली, या एक काम करो, बी ए माइनस बीबी माइनस का E1 प्लस का I1 R1 इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं डेल्टा बी। क्या बोलेंगे, डेल्टा बी माइनस के E1 प्लस I1 R1 इक्वल टू 0। तो इसको समझो, E1 को उधर ले जाओ, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस के डेल्टा बी। तो मुझे चाहिए यहाँ से I1, तो E1 माइनस के डेल्टा बी अपॉन R1। यहाँ डेल्टा बी को मैं क्या सिंपली बी रिप्लेस कर देता हूँ, कि मान लो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया, माइनस के बी आया। तो इक्वेशन नंबर 1। अब मैं कौन सा ली लगाऊंगा, सिमिलरली, ठीक है। तो मेरे पास I2 इक्वल टू आ जाएगा E2 माइनस के बी अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को कहाँ पुट कर दें, I में। कहाँ पुट कर दें, I में, बहुत ध्यान से, क्योंकि हम जानते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू कितनी है, देखो, E1 अपॉन R1 माइनस बी अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस के बी अपॉन R2। बहुत ध्यान से, मैंने यहाँ एक लाइन खा गया हूँ, I1 और I2 दोनों आ गए, वैल्यू पुट करेंगे। देखो E1 अपॉन R1 बी अपॉन R1 मैंने अलग कर दिया, E2 अपॉन R2 माइनस बी अपॉन R2 अलग कर दिया। अब मैं क्या करूँगा इसमें आगे, I इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, मैं इनमें से B कॉमन ले रहा हूँ बाहर, माइनस का B, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आप इसे समझो, माइनस का B इन ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब मुझे इक्विवेलेंट चाहिए, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। और मुझे R1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू, और इक्विवेलेंट को सॉल्व करोगे तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2। देखो ध्यान से, इसका एलसीएम ले लो इधर। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे कंपेरिजन करना हो, हाँ कंपेरिजन करना हो, तो कंपेरिजन किससे करूँगा, E इक्वल टू I इक्विवेलेंट माइनस B अपॉन R इक्विवेलेंट।
इससे मैं क्या कर लेता हूँ, इसका कंपेरिजन कर लेता हूँ। तो ध्यान से समझो, इक्विवेलेंट जो मैंने लिया है तो वो इक्विवेलेंट इसको ले लिया और आर इक्विवेलेंट को मैंने 1 आर इक्विवेलेंट को मैंने इससे सॉल्व कर लिया। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट हमारे पास ये आया। इसी में अगर वो ये कहे कि इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट बता दो, तो इक्विवेलेंट यहाँ समझो, अगर ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो मैंने यहाँ आ जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर ध्यान से समझो R2 प्लस R1 सही है क्या, देखते हैं एक बार सॉल्व कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा R1 प्लस R2, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये आया इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 डॉट R2 प्लस, तो नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2 हमारे पास। इसी को हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास फाइनली ये फॉर्मूला आ जाता है। ये हमने एक कंपेरिजन किया, ये आपको न्यूमेरिकल पर्पस से मिलेगा, देखने को किस पर्पस से, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल पर्पस से देखो, ध्यान से समझ लो, आर इक्विवेलेंट हम पहले से कैलकुलेट सॉल्व करके आए हैं, दोनों का मल्टीप्लाई अपन दोनों का सम, वो यहाँ आ जाएगा। बस इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व हमें न्यूमेरिकल पर्पस से सॉल्व कर पाएंगे अगर वो वैल्यू पूछेगा तो दोस्तों हम फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक मिनट। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो बहुत बढ़िया है, बोर्ड के रिगार्डिंग 100% आता ही आता है, तो उसको हम बिंदास समझेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें न्यूमेरिकल आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम सॉल्व करेंगे क्या है। लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूँ, स्पेलिंग पे मत जाना, किरचॉफ्स की स्पेलिंग बड़ी टेढ़ी है, बड़ा कठिन होता है उसकी मीनिंग को समझना। किरचॉफ्स लॉ, कहीं बता दो कि किरचॉफ्स की, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ किरचॉफ्स की सही है मेरे हिसाब से, तो बाकी तुम लोग ज़्यादा जानते हो तो उस हिसाब से देख लेना। तो किरचॉफ्स लॉ में 2 लॉ होते हैं इसके, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। इसको बोलते हैं KCL, इसे बोलते हैं KBL, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नाम के सी मतलब करंट और बी मतलब वोल्टेज, इसी को हम जंक्शन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? जंक्शन रूल बोलते हैं, जंक्शन रूल बोलते हैं। और इसी में हम इसकी बात करें तो इसको जंक्शन नहीं, ये हमारा सिंपल KVL के लॉ से चलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल जो आता है वो इसी पॉइंट पर आएगा। अच्छा खासा आता है, टफ भी है, लेकिन समझेंगे तब ये भी हमें आसान लगेगा। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हम इसकी शॉर्टकट मेथड से आसानी से चुटकियों हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें एक MCQ क्वेश्चन बनता है कि ये किस कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पर डिपेंड करेगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के कंजर्वेशन पर ये हमारा क्या करता है? डिपेंड करता है। और सेम केस यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारे एनर्जी के कंजर्वेशन पर ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। तो ये हमारे दोनों तरीके थे। इसमें हम बोलते हैं कि सिग्मा आई इक्वल टू 0, यहाँ बोलते हैं सिग्मा बी इक्वल टू 0। ये चलेगा क्लोज लूप के लिए। किसके लिए चलेगा? क्लोज लूप की। जब तक क्लोज लूप नहीं होगा तो ये हम KVL हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए एक एप्लीकेशन है इसका जीता जागता, जैसे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसी को हम क्या कर लेते हैं? डेराइव कर लेते हैं। अब आते हैं इसी टॉपिक के अंदर, यहीं कि यहीं हम इसे ख़त्म करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है बड़ा प्यारा, जिसे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो व्हीट माने क्या होता है? गेहूं, और स्टोन माने क्या होता है हमारे पास? एक तरह से पत्थर। गेहूं पत्थर का ये ब्रिज है, और लेकिन साइंटिस्ट ने कैसे रखा वो ही जाने, लेकिन हम तो इसे गेहूं पत्थर का ब्रिज मानते हैं। कैसे बना ये भी साइंटिस्ट जाने, हमें इससे लेना देना नहीं है। तो दोस्तों समझो, हमारे पास इसका एक डायग्राम है, बहुत ध्यान से हमें समझना है, जहाँ एक गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है। तो
हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, हमने इसको नाम दे दिया। ये इस तरह से हम इसे किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो इनके नामकरण करें तो ए बी सी एंड डी। इसको हमने दे दिया जी रेजिस्टेंस, इसको नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ठीक है दोस्तों, इनके नामकरण कर दिया हमने कि हमने ये हमारे पास नामकरण है कि हम कैसे इनको बोले। अब मान लो बैटरी से करंट कितनी गई, आई। कितनी गई, आई। तो आई दो हिस्सों में बटेगी। आई मान लो इधर आई बन गई, तो इधर जो करंट जाएगी इसको मान लो I2 मान लेते, क्या मान लेते, I2। अब इधर चली गई IG, तो बची हुई किधर जाएगी, I1 माइनस IG। ऐसे देखो ध्यान से, दोबारा समझो। हमारे पास I करंट थी दो हिस्सों में बटी, I1 और I2 में। जब I1 यहाँ पहुंचेगी तो इधर भी तो एक वायर ने करंट ले लिया IG, तो I1 में से IG गया तो क्या बचा, I1 माइनस IG। इधर आ गई आपकी क्या, IG। तो इधर से जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, I1, इधर से आ रही थी I2, तो I2 प्लस IG, ऐसे करंट हमारी चली जाएगी। तो ये था हमारा डायग्राम जो हमें याद रखना है। अब बात आती है करंट का मूवमेंट, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे, तो इस किरचॉफ सेकंड लॉ लगाने के लिए हमें पता है क्लोज लूप होना चाहिए। अब क्लोज लूप के लिए ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, एक ये और एक ये, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो मतलब दोनों लूप है, दोनों। मान लो 4 क्लोज्ड लूप, 4 क्लोज्ड लूप हमारे पास ए बी डी ए। देखो क्लोज लूप बन गया हमारे पास, ए बी डी ए। अब इक्वेशन लिखनी है, ए से चालू करो, प्लस से माइनस जा रहा है, तो I1 P किसका, माइनस का। फिर इधर आ जाओ, प्लस से माइनस, IG इंटू जी। इधर आ जाओ, माइनस से किधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस I2 Q, प्लस I2 इंटू क्यू इजकल टू 0। एंड इक्वेशन नंबर 1, सेकेंड इक्वेशन अगर बनाए तो क्या लूप बनेगा, BCDB। क्या बनेगा, BCDB। तो R है, प्लस से क्या जा रहा है, माइनस, माइनस का R, माइनस का R, ब्रैकेट में I1 प्लस, सॉरी I1 माइनस IG। इधर आ जाओ, माइनस से किधर जा रहे हो, प्लस, कितना आएगा, देखो रेजिस्टेंस कितना, S। क्या लिखेंगे यहाँ, I2 प्लस IG। ध्यान से समझो दोबारा से, मेरे पास ये लूप है, लूप में हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्लस से माइनस। अब हमें मालूम है पोटेंशियल चाहिए, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल 0 चाहिए। अब पोटेंशियल 0 कब होता है, IR, आई कितना, I1 माइनस IG इंटू आर, I1 माइनस IG इंटू आर। प्लस से किधर जा रहे हैं, माइनस, तो माइनस। इधर आ जाओ, माइनस से किधर जा रहे हैं, प्लस, I2 प्लस IG इंटू एस। इधर आ जाओ, माइनस से किधर जा रहे हैं, प्लस, माइनस से प्लस जा रहे हो तो क्या लिखोगे, माइनस से प्लस जा रहे हो तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, IG इंटू जी इक्वल टू 0। एज वी नो, ध्यान से, इफ बैलेंस है तो IG की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0। अगर IG 0 तो देखो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो क्या बचा, सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, माइनस का I1 P इक्वल प्लस I2 Q इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ लिखूँ I1 P इक्वल टू I2 Q, इक्वेशन नंबर 1। इसी में अगर मैं बात करूँ दूसरे इक्वेशन की, तो ध्यान से समझो, दूसरे की माइनस का I1R, माइनस का I1R प्लस का I2S इक्वल टू 0। तो I1R इक्वल टू क्या आ जाएगा, I2S, इक्वेशन नंबर 2। 1 डिवाइडेड 2 कर दो, 1 डिवाइडेड 2 कर दो, तो I1 देखो, I1P अपॉन I1R इक्वल टू I2Q अपॉन I2S। ये दोनों कट जाएंगे तो इधर बचेगा P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। और सही करोगे तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यही हमारा क्या है, बैलेंस्ड। यही हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड हमारे पास ब्रिज।
तो दोस्तों इस जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, ये टॉपिक पूरे के पूरे बोर्ड के रिगार्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वही हमने डिस्कस किए। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।